ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग ने प्रेशर से किए थे, कुछ एग्जांपल देखे थे कि प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। हम लोगों ने सीखे थे कि प्रेशर जो है उसको मेजर करने के अपने पास अलग अलग यूनिट्स, अपने पास बार का, अपने पास पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एटमॉस्फेरिक यूनिट है, टॉर भी एक यूनिट होती है। ठीक है, उस दिन शायद मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसके अलावा भी यूनिट्स है, बट हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देन हम लोग ने प्रेशर को डिराइव किए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर जा रहा है तो जो एक्सेस में उसके ऊपर फ्लूइड है उसका वजन उसके ऊपर बढ़ेगा ना, मतलब प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता चले जाएगा। तो वो कितना होगा, रो जी एच होगा ड्यू टू दैट लिक्विड कॉलम। याद है सिलेंडर अज्यूम किए थे हम लोग ने, और फिर डिराइव किए थे कि जो नीचे वाला पॉइंट है उस पर ऊपर वाले प्रेशर के कंपेयर में रो जी एच प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे याद आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग ने पढ़े थे कि अगर दो पॉइंट सेम लेवल पर है तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर चेंज, वर्टिकल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, चेंज। फिर हम लोग ने देखे थे कि अपने पास एक पास्कल लॉ है जो हम लोग को बताता है कि अगर लीकेज वगैरह नहीं है तो किसी भी पॉइंट पर हमेशा प्रेशर क्या होता है, सेम। हम लोग ने इसी के बेसिस पर कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताया था, कार को लिफ्ट कैसे करते हैं, कम फोर्स लगाकर हाई फोर्स वाली कार को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम एक्सप्लेन किए थे हम लोगों ने कि ब्रेकिंग सिस्टम भी इसी पर वर्क करता है। फिर हम लोगों ने देखे थे अपने पास प्रेशर मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस है। पहला हम लोगों ने बैरोमीटर पढ़े थे, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता था, याद आ रहा है, पीओ को मेजर किए थे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही किसी क्लोज सिलेंडर के अंदर या किसी क्लोज सिस्टम के अंदर अगर कोई गैस है और उसका प्रेशर मेजर करना है तो अपने पास मैनोमीटर, याद आ रहा है कि नहीं, लास्ट टाइम यहाँ तक के पढ़े थे। फिर हम लोगों ने सरफेस टेंशन यहाँ स्टार्ट किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। मैंने बताया था सरफेस टेंशन सरफेस का एक फिनोमिना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो टाइप के फोर्स लिया था, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। मैंने आपको वहां पर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन लिया था, याद आ रहा है कि नहीं। पानी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसके सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, और हमने पढ़े थे कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पर जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए पार्टिकल हमेशा कहाँ जा रहा है, नीचे, और नीचे वाला पार्टिकल कहाँ आ रहा है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़े थे कि भैया कोई भी चीज हमेशा अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम से कम करने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। और एनर्जी कब कम होगी, जब उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि किसी भी फ्लूइड का अगर आप सरफेस एरिया ऊपर देखेंगे तो वो अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। वहां पर एग्जाम्पल दिया था कि मिनिमम कौन से केस हो सकता है, स्फीयर के केस में, याद है ना, सबसे कम गिवन वॉल्यूम में सबसे कम एरिया किसका हो सकता है, स्फीयर का। याद है ना वो रूम वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी पढ़ लिए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आई थिंक यूनिट भी याद होगी, न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इनिशियली पहला लेक्चर डायमेंशन वगैरह पर ले चुका हूँ, तो डायमेंशन आप लोग निकाल लेना, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं। यहाँ तक कि क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है। अब देखो बात करते हैं सरफेस एनर्जी, इसकी बात करते हैं सरफेस एनर्जी, इसको समझो, बाद में सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन से कोरिलेट करेंगे। बच्चों अगर आप लोग नोटिस किए हो, मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो अपर सरफेस है उसके ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। अब एक सवाल आता है ना, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अपने आप तो ऊपर जाएंगे नहीं, कुछ काम कर रहे होंगे ना, वो लोग कुछ वर्क डन करते हैं तभी तो ऊपर जाते हैं। मतलब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा है, आया ना भाई, क्योंकि वो वर्क करके ऊपर गए ना, तो वो वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहां पर स्टोर्ड है। मतलब बोलने का ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे बल्क के अंदर, मतलब अंदर जो होंगे, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है, इन दोनों में एनर्जी का, जाहिर सी बात है यहाँ वाले के पास एनर्जी और यहाँ वाले के पास एनर्जी, समझ में आया। जो सरफेस पर एनर्जी होती है उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समझ में आ रहा है कहाँ से आई है वो एनर्जी। अरे भैया पार्टिकल सरफेस टेंशन की वजह से नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर
ऊपर ऐसे ही चले जाएगा, कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो वो वर्क कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड है वहां पर, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स व्हाई सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके पास लोअर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में एनर्जी क्या होगी, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम लोग को ना सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन निकालना, डेरिवेशन है बच्चे लोग, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। अब जरा इसको ध्यान से समझो। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस, लेट्स से मैं सरफेस एनर्जी के लिए एक सिंबल यूज करता हूं डेल्टा यू। क्या यूज कर लेता हूं, डेल्टा यू क्या है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब एक एग्जांपल कंसीडर करो, मान लो अपने पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, कैसा फ्रेम है, मैं इसको सोप में डिप कर देता हूं, मतलब एक पानी है जिसमें डिटर्जेंट या सोप कुछ तो होगा, ऐसा फ्रेम मैंने लिया, उसमें डिप कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब उसको लिफ्ट करूंगा तो उसके ऊपर सोप की एक फिल्म बन जाएगी, इमेजिन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक सोप की फिल्म बनी। अच्छा आपको याद है सोप की फिल्म क्या करेगी, अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेगी, आया ना भाई, सरफेस टेंशन की वजह से। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से जहां पर ये अपना रेक्टेंगुलर फ्रेम का ये एंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और लेट्स से इसकी लेंथ कितनी है, l, इसकी लेंथ कितनी है चलो, मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, जो उसको एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा होगा, मैं अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करता जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ आएगा, नहीं समझा मैंने क्या, सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लग रहा था जो उसको कहाँ खींच रहा होगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ बाहर की तरफ, मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर एफ लगा रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एफ अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ये जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इसके लिए सफिक्स में EXT लिख देता हूं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी वजह से ये मूव होगा, लेट्स से वो जो मूव होगा वो डेल्टा x कितना होगा, मूवमेंट कितना हुआ, डेल्टा x। लेकिन जब यहाँ से यहाँ मूव होगा तो कुछ वर्क डन होगा ना, अरे हाँ या ना, तो मैं वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, सही है ना। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर फोर्स कैसे निकालें, एफ डायरेक्ट ले लूं क्या, डायरेक्ट ले लेंगे, फिर क्या लेंगे, देखो यहाँ पर अंदर भी तो फोर्स है ना, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट में यूज, कुछ उसको ओवरकम कर रहा है, और फिर बाकी का जो बचा हुआ फोर्स होगा वो उसको बाहर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स लिखा है, सुनो मेरी बात, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मतलब एफ एक्सटर्नल माइनस एफ। अच्छा फोर्स को सरफेस टेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अरे याद है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एस बोलो या टी बोलो, बात सही है ना। तो सरफेस टेंशन किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं अगर लेंथ को इधर फेंक दूं तो एफ किसके बराबर हो गया, टी इंटू एल, एफ किसके बराबर हो गया, तो मैं एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू एल, पहले से क्या अवेलेबल है, डेल्टा एक्स। यार ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि सोप की जो फिल्म है ना वो आगे साइड से भी है और वो पीछे साइड से भी, समझा क्या बोल रहा हूँ, दोनों साइड से है ना, इसके लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये समझा क्या, दोनों साइड है ना सोप की फिल्म, मतलब जब मैं फ्रेम को आगे लूंगा तो यहाँ पर भी फिल्म है और पीछे साइड भी फिल्म है, तो दोनों साइड से आगे आएगी, इसके लिए मैंने इसको क्या ले लिया, 2 टाइम ले लिया, 2, ये टी को ऐसे लिखता हूँ, इन दोनों को अंदर ले लिया, 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। देखो ये क्या है, लेंथ, ये लेंथ है और डेल्टा एक्स क्या है, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, बट ये ब्रेथ कौन सा है, डेल्टा एक्स, मतलब ये ब्रेथ नहीं है सर, चेंज इन ब्रेथ, ये क्या है, तो जो एरिया भी होगा वो भी कौन सा होगा, चेंज इन एरिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूं बच्चों डेल्टा ए, अरे हाँ या ना, अब आप बोलेंगे 2 किधर गया, वही गेम, एक साइड के लिए एल इंटू डेल्टा एक्स, दूसरे साइड के लिए तो एल इंटू डेल्टा एक्स ही रहेगा, इसके लिए 2, तो ये पूरे की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिए, समझा क्या, टी इंटू डेल्टा
ए, और वर्क डन इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू। अच्छा, यही वर्क डन आगे चल के किस में कन्वर्ट होने वाला है, सरफेस एनर्जी। अभी तो बताया था वही तो वर्क लेकर जाता है वो ऊपर, और वो कौन से फॉर्म में रहेगा फिर, तो मैं डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू, और ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा, आया रिलेशन। ये क्या है, सरफेस एनर्जी, ये क्या है, चलो, और टी क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। आप चाहो तो डेल्टा ए को नीचे लेकर आओ, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, ये किसके बराबर है, एक तो फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ था, और दूसरा क्या आ गया, डेल्टा यू बोले तो सरफेस एनर्जी अपॉन एनर्जी की यूनिट जूल, एरिया की यूनिट, तो टेंशन की एक और यूनिट मिल गया अपने को, जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर। लिखा तो दोनों का सेम है। समझ में आया कि नहीं भाई, अरे हाँ या ना, रिलेशन समझा। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली हम लोग ने उसको सो फिल्म में डिप कर दिए। जब आप उसको सो फिल्म में डिप करेंगे तो उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी सो, एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड। इसीलिए हम लोगों ने बाद में यहाँ पर किसको लिए, टू को। हम लोगों ने बोले कि भैया हम लोग कुछ फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ खींच रहे। जब हम लोगों ने फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा। फोर्स वर्क डन अगर निकालना है तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने लिख दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना था, डेल्टा। बट व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एल को इधर फेंक दो तो फोर्स कितना आ जाएगा, टी इंटू। तो हम लोगों ने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, टी इंटू। दो से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों साइड, इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैंने इस टी को बाहर लिख दिया और इन तीनों को कहां लिख दिया, 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, दोनों साइड है ना, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एरिया। बट यहाँ पर ध्यान रखना ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन ब्रेथ, तो उससे जो एरिया मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा। मैं एक्चुअली जो पहले डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा था ना बच्चों, वो मैं डेल्टा एक्स के फॉर्म में लाना था, इसीलिए मैं देखो वहां पर फाइनल इनिशियल दे रहा था। समझ में, एक्सटर्नल और इंटरनल में फिर आपकी बुक में और आसान दिया था, इसके लिए इस पे स्विच कर दिया। क्लियर है, टी इंटू डेल्टा ए, ये किसके बराबर है, वर्क। और यही वर्क इसमें स्टोर होने वाला है। अभी हम लोगों ने पढ़े ना, यही वर्क तो ऊपर जाके सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हम लोगों ने इसकी जगह पर क्या लिख दिए, डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू, टी डेल्टा ए। डेल्टा ए को नीचे लेके आओ तो टी का एक और फॉर्म बन गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा। क्लियर है, पक्का। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस बिनते आसमान विदाउट क्या, तू कहाँ गया, एरिया एक ही साइड है क्या, दोनों साइड है ना। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया एक साइड का हुआ ना, पीछे भी तो एरिया है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या आया, डेल्टा ए। चेंज ही देंगे, समझा। दोनों साइड है ना, लिखे तो दोनों साइड, तो हटाएंगे भी तो दोनों साइड से हटेगा। नहीं समझा, लिख लो जल्दी से। वर्क कर रहा कब जा रहे हैं, वही तो नहीं समझे तुम। बोहर्स का मॉडल याद है, बोहर्स का मॉडल। चलो यहाँ देखो, जल्दी लिखो भाई। इसके लेक्चर मिस मत करो बच्चे लोग, चैप्टर कंसेप्चुअल है, मिस कर दोगे तो बाद में नहीं समझ पाओ, रीड करके नहीं कर सकता। तो वैसे भी माशाल्लाह है आप, है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग ब्रेन है आप लोग के पास। हो गया, लिखिए। सब स्टार्ट करूंगा ना, वहां पर
आगे वाला टॉपिक, आगे जब डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ वाला टर्बुलेंस लेमिनार, चलो बैक टू द टॉपिक। एक सवाल है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो और अपना साथी मशवरा उसके ऊपर सभी लोग देंगे, बाद में देखते हैं कि बोला। चलो यहाँ ध्यान, गर्ल्स सब यहाँ। सवाल ये है, थोड़ा ध्यान से इसको समझो। मैं क्या बोलूँ बच्चे, मान लो कि अपने पास एक लिक्विड का सरफेस है स्फेरिकल शेप में, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा जो उसको हर जगह से दबा रहा होगा। जैसे यहाँ पर जो प्रेशर है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसके अंदर भी एक प्रेशर होगा लिक्विड का प्रेशर जो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा होगा, है ना। तभी तो ये स्टेबल है, तभी तो ये सही बोल रहा हूँ ना भाई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो टूट जाता, बबल जो होता वो क्या हो जाता, बट ऐसा हो रहा है क्या। इसका मतलब ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो सर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ नहीं। हाँ, सवाल ये है कि क्यों। सवाल ही नहीं समझा, पढ़ेगा लिखे घर जो। अभी मैंने समझाया इसके लिए, इस अबे तुम लोग भी पार्टिसिपेट करें बड़े। सरफेस या सुनो, ये बबल के पास खुद का भी प्रेशर है ना, जिसको मैं लिक्विड प्रेशर बोलूं। क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा, लिक्विड का प्रेशर उसको क्या कर रहा है, बैलेंस आउट कर रहा है, तभी तो वो स्फेरिकल शेप मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं हो या इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो आपको नहीं लगता बबल टूट जाएगा। हाँ या ना, इसका मतलब तो यही है ना कि लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज स्टेटेड बाय आदित्य सर। सही है ना, बट मैंने बोला नहीं, तो सर आप रॉन्ग हैं। हाँ मैं रॉन्ग हूं तो प्रूव करोगे कैसे रॉन्ग है। एयर के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है ना बेटा। ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, या ध्यान से। बॉयज बैक टू द टॉपिक। एक फोर्स को आप लोग भूल गए बच्चा, सरफेस टेंशन। चैप्टर ही उसी पे चल रहा है। सरफेस टेंशन अपने एरिया को कम करेगा ना, तो सर यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझा? एक तो फोर्स किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक फोर्स लिक्विड की वजह से, और एक फोर्स उसको और अंदर करने की कोशिश कर रहा होगा, वो कौन सा है। समझा? अगर मैं बच्चे लोग इसको ऐसा लिख दूं, P इंटरनल और P आउटर, इंटरनल और, तो मैं बोल सकता हूं कि जो इंटरनल प्रेशर है, ये देखो ये दोनों अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो मैं बोल सकता हूं इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल या आउटर प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है। टॉपिक का नाम है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सरफेस, है ना। एक्सेस ऑफ प्रेशर, बाहर से ज्यादा प्रेशर है ना अंदर, प्रूफ किया अभी हम लोगों ने, बाहर से ज्यादा है अंदर प्रेशर। तो टॉपिक का नाम ही क्या है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सरफेस। समझा गया? क्यू एक्सेस में ये समझा गया, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। हम लोग को एग्जाम में कभी कभी बोलते हैं प्रूफ करो कि P इंटरनल माइनस
चलो यहाँ बच्चे लोग यहाँ देखिए, एग्जाम में हम लोग को क्या बोलता है कि प्रूव करो कि इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है, 2p/r। मतलब मैं बोलने का मतलब ये है कि सरफेस प्रेशर ड्यू टू जो सरफेस टेंशन है वो कितना है, 2p/r। ये हम लोग को प्रूव कर, ये अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, घबराओ। या कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो इंटरनल साइड कॉन्केव है ना और एक्सटर्नल साइड कॉन्वेक्स है, तो वो आपको ऐसा भी बोल सकता है कि P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स कितना प्रूव करो, 2p/r। वेट इज व्हाट, सरफेस। ठीक है बच्चे लोग, आप S भी लिख सकते हो, R रेडियस है, R क्या है, क्लियर है। प्रूफ करेंगे इसको, अभी ये प्रूफ करना है। दो केस बता, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर, 2p/r। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कॉन्केव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर किसके बराबर, बात वही है, घुमा फिरा के दोनों वही चीज है ना। अभी हमने लोग इसको प्रूफ कर कि कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स बोलो या इंटरनल माइनस एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कितना होगा, 2p/r। मान लो बच्चे लोग ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल। लेट्स से वो कुछ वर्क डन करता है और वो अपने एरिया को क्या करता है, एक्सपांड करता है। लेट्स से उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो डेल्टा r कितना है, समझा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क कैलकुलेट करो तो आप बोलोगे वर्क इज नथिंग बट फोर्स। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ मैंने वर्क किया भाई, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, समझ गया। जब के बच्चे, हाँ फोर्स कहां से आया, तो वो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं ना यहाँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर जो प्रेशर है वो PI है और बाहर जो प्रेशर है वो PO है। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स कैसे निकाल, ये ज्यादा और ये, तो मैं बोलूंगा FI माइनस FO। अरे हाँ या ना, यही नेट फोर्स होगा ना मेरा। तो यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल R लिया हो ना, तो डेल्टा R क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसी गलत निगाहों से नहीं देखूंगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा। ये F क्या था, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, वो मतलब एक्सटर्नल। अरे हाँ है ना, मैं इसको प्रेशर के टर्म्स में ला रहा हूँ क्योंकि मुझे तो प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू, ऐसे यहाँ पर भी प्रेशर इनटू एरिया, सही है ना बच्चे। एंड व्हाट इज एरिया, ये एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 4πr² माइनस 4πr² डेल्टा। आप चाहो तो 4πr² कॉमन ले लो, तो PI माइनस PO 4πr² डेल्टा। कोई दिक्कत, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है, वर्क डन, ये क्या है बच्चे लोग। अच्छा यही वर्क डन अब आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, सरफेस एनर्जी। और अभी पीछे उन्होंने सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया, क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा S इनटू P, सॉरी P इनटू डेल्टा A। सही है ना भाई। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चे, डेल्टा A मतलब चेंज इन एरिया। डेल्टा ए मतलब मैं अलग से निकाल लेता हूँ यहाँ पर डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस फाइनल एरिया क्या था, ये बड़ा वाला, इनिशियल क्या था, ये छोटा वाला। एरिया का फॉर्मूला 4πr², एरिया का फॉर्मूला, बट इसके लिए रेडियस r प्लस डेल्टा r, बड़े वाले के लिए रेडियस ये हो गया ना भाई। तो फाइनल एरिया जब लिखूंगा तो 4πr प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, सही है। और इनिशियल एरिया क्या होगा, 4πr²। कोई दिक्कत पक्का। मैं a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अप्लाई करो, a² प्लस ab प्लस b² मतलब डेल्टा r का
माइनस 4 पाई, इस 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टू का 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर। ये और ये देखो डेल्टा आर बहुत छोटा है ना, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, मतलब सर इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, तो बचा कितना 8 पाई आर डेल्टा आर। चलिस कोई दिक्कत पक्का? तो सर यहाँ पर डेल्टा ए की जगह आप क्या लिखेंगे 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा, अभी पीछे बताया था वर्क डन किसमें कन्वर्ट होता है सरफेस एरिया, मतलब ये दोनों सेम है। अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, तो मैं लिखूं पीआई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, 4 टू सा 4 क्या बचेगा 2t बचेगा। तो यहाँ पर देखो pi माइनस पी, यहाँ पर क्या बचा, चलो एक r बचा है और यहाँ क्या बचा है 2, r को नीचे देखो pi माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाय, मानते कि नहीं? प्रूफ के इंटरनल साइड कैसा था, कॉन्केव था। इंटरनल साइड कैसा था और एक्सटर्नल साइड कैसा था, आप यहाँ लिख सकते हो इंटरनल की जगह कॉन्केव और एक्सटर्नल की जगह। क्लियर पक्का? अब एक चीज और सुनो, यही चीज अगर मैं सोप बबल के लिए लिखा, किसके लिए? देखो सोप में 2 फिल्म, सोप में कितनी फिल्म होती है वो अलग बात है, अपने को दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखोगे तो उसके अंदर 2 फिल्म होती है। कितनी फिल्म होती है? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बस यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? अरे समझा क्यों, डबल है ना, इसके लिए 4t बाय, समझा पक्का? ये किसके लिए? सोप बबल। ये किसके लिए? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बबल तो था, उसके अंदर एक और बबल है, उसके अंदर एक और बबल। तो आप देखो ना यहाँ पर जो है वो इंटरनल प्रेशर है और ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और इस वाले के लिए ये इंटरनल होगा और बाहर एक्सटर्नल होगा। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा अगर पी और मैं निकालू बच्चे लोग तो वो कितना होगा, अरे 2 पीआई माइनस 2t बाय आर होगा ना, ये वाला जो प्रेशर होगा पीयू, जो अगर आप यहाँ से निकालो पीयू को उठा के इधर ले लो और 2t बाय आर को क्यों बोल रहा है, ये समझ गया ना? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि 4 कहाँ से आया, जाने लिखो। हाँ बच्चे, अब सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, लास्ट बेंच सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। स्टार्टिंग से अगर बोलूं तो सबसे पहले प्रेशर के बारे में बात किए थे, फिर हम लोगों ने देखे कि प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स क्या है, फिर हम लोगों ने देखे कि प्रेशर को मेजर करने के अपने पास डिवाइसेस क्या क्या है, मैनोमीटर और ओपन ट्यूब बैरोमीटर के बारे में पढ़े थे। देन हम लोग ने पास्कल्स लॉ पढ़े थे, फिर हम लोग ने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़े थे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर जब सरफेस टेंशन होगा या फिल्म बनेगी तो क्या होगा, सोप बबल के केस में पढ़े थे, याद आ रहा है? प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सरफेस क्यों ज्यादा होता है, इसके पीछे का रीजन पढ़े थे। अब तक के हम लोग ने ये सारी चीजें डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे से आता है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, आज भी चलेगा और नेक्स्ट लेक्चर में भी चलेगा ये टॉपिक, तो देखते हैं आज अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंसीडर वापस से करेंगे। टॉपिक का नाम है कांटेक्ट एंगल। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बीच में कोई भी बात नहीं करेगा। मैं जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं समझाने के हिसाब से बता। कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन आप लोग को समझे इस लिहाज से मैं क्या कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को, एक कंटेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग कांटेक्ट एंगल बनाएंगे। देखो क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड के अंदर, कोई भी लिक्विड एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर आप इसके अंदर किसी कैपिलरी को, कैपिलरी पता है ना, पतला सा एक ट्यूब होता है सिलिंड्रिकल शेप में, अगर आप उसको डिप करते हो तो इस कैपिलरी के अंदर या तो लिक्विड ऊपर जाएगा
या तो लिक्विड उसी लेवल पर रहेगा जिस लेवल पे बाहर है। तीनों केस पॉसिबल। या तो हो सकता है लिक्विड क्या हो जाए, ऊपर चले जाए, या तो लिक्विड नीचे आ जाए, या तो लिक्विड सेम लेवल। बट अगर आप लोग ध्यान से लिक्विड को देखोगे ना तो उसके अंदर मिनिस्कस बनता है, ऐसा शेप। नोटिस किया? इसको मिनिस्कस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या आप इसके बाहर भी देखोगे ना तो ये जो कांटेक्ट है ना लिक्विड का और इस सॉलिड का, अपने जो कैपिलरी है और इस लिक्विड का जो कांटेक्ट है, या तो ये आपको प्लेन दिखेगा, या तो ये आपको कॉनकेव दिखेगा, या तो ये आपको कॉन्वेक्स दिखेगा। ऐसा अलग अलग लिक्विड के केस पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा, ऐसा शेप कहां देखने मिलेगा वो भी एक एग्जांपल लिख देता हूं। ये चीज आपको मिथाइल आयोडाइड में देखने मिलेगा। किसमें मिलेगा? लिक्विड है ना मिथाइल आयोडाइड, या फिर इम्प्योर वाटर। किसमें? अच्छा, ये कब होता है ये भी बता देता हूं। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, उस केस में हम लोग को जो शेप दिखेगा वो कौन सा दिखेगा बच्चों? कॉनकेव। कौन सा केव? इसी का उल्टा, अगर थीटा 90 से, जैसे एग्जांपल मर्क्यूरी ले सकते हो। एग्जांपल किसका ले लेते हो बच्चे लोग? मर्क्यूरी का। यहाँ पर कौन सा शेप दिखेगा? कॉन्वेक्स शेप। समझ में आ रहा? दिख रहा है ना कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। और ये कैसा है? कॉनकेव। समझ में आया? इसमें ना लिक्विड राइज होता है, लिक्विड राइज। डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। और इसमें क्या होगा? लिक्विड फॉल। इसमें क्या होगा चलो? और अगर प्योर वाटर हुआ ना, प्योर वाटर अगर हुआ, मिडल में लिख रहा हूं, उसके लिए थीटा 0 होगा, मतलब वो सेम लेवल पर है, उसमें कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप बनने वाला सही है। यहां तक के सर ठीक है, समझ में आया। अब सवाल ये उठता है कि ये थीटा है क्या, है ना? अब थीटा मैंने बोला था कांटेक्ट एंगल को। कांटेक्ट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर डिफाइन तो करो, कांटेक्ट एंगल है क्या उसको डिफाइन करो। तो ध्यान से सुनो, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इज नोन एज व्हाट? कांटेक्ट। क्या बोला मैंने? एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस and tangent to solid surface, tangent to solid surface is known as what? Contact angle। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा बनेगा एट पॉइंट ऑफ, एक मिनट, एट, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट पॉइंट ऑफ, कहां पर देखेंगे? जहां पर सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में होंगे वहीं पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये लोग कांटेक्ट में है सॉलिड और लिक्विड, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड था ना भैया, मैंने उस पे क्या कर दिया? टेंजेंट बना। ये मेरा सॉलिड है, मैं इस पे क्या कर देता हूँ? टेंजेंट बना देता। इस पे क्या कर देता हूँ बच्चों लोग? समझा कि नहीं? इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? समझ में आया? एक चीज और, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस जो बनाएंगे विल ऑलवेज बी, ये मैं लिख रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम सॉलिड, विल ऑलवेज बी, मतलब वो सॉलिड से दूर जाएगा। जैसे आप देखो ये ऊपर भी जा रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, बट ये देखो ये सॉलिड से दूर जा रहा है ना, तो मैं ये वाला केस नहीं लूं, मैं ये वाला केस। समझा? सिमिलरली टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस जो होगा वो क्या होगा? विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स लिक्विड सरफेस, विल ऑलवेज बी। समझा बच्चे लोग ये क्या बोल रहा हूं मैं? वो बता रहा हूं कि एंगल कैसे बन रहा है उसके बारे में। तो अगर आप बात कर रहे हैं सॉलिड सरफेस की तो टुवर्ड्स लिक्विड, लिक्विड नीचे है ना, तो आपने कहां लेकर आ गया इसको? नीचे की तरफ। अरे समझा कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो टेंजेंट ये भी था, टेंजेंट ये भी था, तो मैं तो इसको भी थीटा बोल सकता था, बोल सकता हूँ यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है कि? बट हम लोग फिलहाल डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ये लिखते नहीं है, मैंने ये आप लोग के लिए अलग से लिखा हूँ ब्रैकेट में, इसलिए
कांटेक्ट एंगल क्या है? अरे बोलो। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड। लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो सॉलिड से दूर लेकर आएंगे, और सॉलिड सरफेस पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो लिक्विड की तरफ लेकर आएंगे। समझ में आ गया? इनके बीच के एंगल को आप क्या बोलते हो? कांटेक्ट एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। और इसकी वजह से अलग अलग शेप क्या होता है? फॉर्म होता है, इधर कॉनकेव इधर कॉन्वेक्स और प्लेन। समझ में आ गया? थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम तो कैसा दिखेगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से कैसा दिखेगा? समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? अब ऐसा हो रहा क्यों ऐसा? तो ये तो समझ में आ गया कांटेक्ट एंगल, बट ये मिनिस्कस ये शेप बनता क्यों है? अब जरा इसको भी समझ लेते। मान लो बच्चे लोग, मैं यहाँ पर ना, आपको याद है पहले कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में बताया था। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पानी के और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और पानी और ग्लास के बीच में भी। हाँ या ना भाई? तो देखो होता क्या है, मान लो ध्यान से देखो, सुनिए, यहाँ पर मैं वाटर क्या रखा हूँ? वाटर का मॉलिक्यूल, और मैं यहाँ पर एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल, ये क्या है बच्चे लोग? वाटर है, और ये क्या है? अब आप बोलेंगे सर मर्क्यूरी का शेप आपने स्फेरिकल बनाया, वाटर का शेप आपने स्फेरिकल नहीं बनाया, ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज लेस देन फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास। ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर और वाटर के बीच में। अब आप बताओ ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? फिर ग्लास लगाएगा। ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? तो यहाँ पर ग्लास उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगा रहा है, इसके लिए उसका शेप क्या हो गया? चेंज। बट मर्क्यूरी के केस में फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल अपने को चिपका के रख रहे हैं, इसीलिए वो लोग कैसे हैं? स्फेरिकल। बट अगर आप इसी के केस में वाटर और वाटर को देखो तो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है सर वो कम है एज कंपेयर टू ग्लास। इसके लिए ग्लास में ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो नीचे ज्यादा जा रहा है और राउंड कम। समझ में आएगी? पक्का? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं सरफेस टेंशन से बताऊं, आप लोग को याद होगा मैंने वाटर का सरफेस टेंशन आपको बताया था 0.075 के आसपास होता है, मतलब इसका सरफेस टेंशन क्या है? 0.075, और इसका सरफेस टेंशन है 0.4 के आसपास। अब आप बताओ किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है? मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा, मतलब वो अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं? कर रहा है। समझा कि नहीं भाई? पक्का? ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। फिर भी सवाल अभी भी यही है कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ है वाला, है ना? अब आओ इसको मिटा दूं क्या? यहाँ पे बनाओ, यहाँ जरा ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, हमेशा याद रखना लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, ध्यान से सुनो डेफिनेशन में गर्ल्स, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके? अपने रिजल्टेंट फोर्स के। किसके? जो लिक्विड की फिल्म बनेगी वो हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी किसके? रिजल्टेंट फोर्स। किसके? ध्यान से सुनो, मैं ये वाला केस ले रहा हूं, यहाँ पर कौन सा केस ले रहा हूं बच्चों? वाटर वाला, इम्प्योर वाटर या मिथाइल आयोडाइड बोलो। यहाँ पर मैंने कैपिलरी को डिप किया। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके केस में जो फोर्स है वो लिक्विड और लिक्विड में कम है और लिक्विड और ग्लास में, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मतलब यहाँ पर पानी जो है उसको खींचेगा ग्लास, पानी बोलो या लिक्विड बोलो, ग्लास उसको क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। अरे हाँ या ना? अच्छा, मैं अगर फोर्स के टर्म्स में बनाऊं बच्चे लोग, तो देखो एक फोर्स कौन सा फोर्स होगा जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में होगा? मान लेते हैं इम्प्योर वाटर है फॉर द टाइम नहीं, तो जो वाटर और वाटर के बीच में फोर्स होगा वो होगा, और दूसरा कौन सा होगा? वाटर और ग्लास। वाटर और ग्लास के बीच में ये वाला फोर्स है, वाटर और ग्लास। और ये वाला जो फोर्स है बच्चे लोग, ये कौन सा है? फोर्स बिटवीन वाटर एंड। अब आप बताओ ज्यादा कौन है, ये कि ये? सर अभी आपने बताया ना वाटर और ग्लास में फोर्स क्या है, मतलब ये वाला फोर्स इसके कंपेयर में क्या है? मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो टुवर्ड्स इसके ही होगा ना? अरे हाँ या ना? अब देखो अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाऊं,
तो इस पे क्या करूं, तो देखो ये ऐसा जा रहा है, हाँ हाँ या ना भाई, टेंजेंशियल रहेगा ना, तो ये जा रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ, कैसा शेप दिख रहा है, समझा, क्यों कॉन्केव शेप दिखा ये समझा गया बच्चों। अगर मैं इसी की जगह पर मर्क्यूरी ले लेता, क्या ले लेता बच्चे लोग, मर्क्यूरी क्या करेगा सर, मर्क्यूरी की केस में मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का फोर्स ज्यादा है, और मर्क्यूरी और ग्लास का फोर्स, ये कौन सा है, मर्क्यूरी और ग्लास है, और ये क्या है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है, ये ज्यादा है ना, तो सर इस बार ये इधर आएगा रिजल्टेंट कहीं पर, ये अपना रिजल्टेंट हुआ ना, तो ये टेंजेंट बनाया, सॉरी नॉर्मल बनाया, अब देखो नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, हाँ या ना भाई, दिख रहा है कॉन्वेक्स, समझेगी नहीं पक्का। ये मिनिस्कस क्यों बना ये समझा क्या, कोई दिक्कत पक्का, झूठ तो नहीं बोल, सारा बुक में नहीं दिया ये सब पहले बता रहा हूं, लिख लो जो लिख सकते।